किसी भी असहाय की आंख में आंसू मुझे बहुत उद्वेलित करता रहा, और किसी भी असामाजिक तत्व के चेहरे पे अभिमान, यह मुझे हमेशा परेशान करता रहा। दुश्मन पे कहर बनकर बरपो, जब तक दम में दम बाकी हो, हर बार जन्म भारत भू पर, हर बार बदन पर खाकी है। कुछ वर्षों से मेरे अंदर एक साहित्यकार सा जुम्बिश लेता रहता है जी। मैं काफ़ी कुछ लिखता हूँ। नहीं, ये तो महज एक संयोग है कि हमारी धर्मपत्नी जी भी पुलिस सेवा में है। हमारी पहली मुलाकात नेशनल पुलिस एकेडमी में, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में हैदराबाद में ही हुई थी। हमारे घर में लिट्टी चोखा भी बनता है और सरसों की साग मक्के की रोटी भी बनती है। बिहार की तरह अरहर चने की दाल भी बनती है, तो पंजाब की तरह मूंगल उड़द की दाल भी बनती है। बिहारियों की तरह हम दिन में चावल खाते हैं, तो पंजाबियों की तरह रात में चपाती खाते हैं। चौपाल गॉसिप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। आज हमारे साथ अजमेर के पूर्व एसपी और एटीएस में आईजी श्री विकास कुमार जी, उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के सफ़रनामे के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू। आपका कीमती समय दिया जी। सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपके बारे में वो सब चीज़ें जानना चाहेंगे जो आमजन नहीं जानते हैं। आपके बचपन के बारे में, आप मूल निवासी कहाँ के हैं, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई सर? मैं मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में औरंगाबाद ज़िला है, वहीं का रहने वाला हूँ मैं। मेरा बचपन 7वीं कक्षा तक तो मैं वहीं पढ़ा, और उसके बाद फिर एक गुरुकुल प्रणाली का विद्यालय है नेतरहाट, जो संयुक्त बिहार में पलामू के पास पड़ता था, अब झारखंड में है। तो 7वीं से लेके फिर मैट्रिकुलेशन तक, 10th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ से की। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि मेरा बचपन बिहार में ही गुजरा, कुछ समय माता पिता के साथ, और उसके बाद फिर छात्रावास में रहते हुए गुरुकुल प्रणाली के विद्यालय में मैंने अध्ययन किया। सर, अपने परिवार के बारे में बताएं। पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी राज्य प्रशासनिक सेवा में रहे, और मेरी माताजी भी कॉलेज की प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। हम 2 भाई हैं, एक बहन है। बहन मेरी बिहार में ही रहती है। मेरे बहनोई भारतीय पुलिस सेवा में है, बिहार कैडर में। वर्तमान में वहाँ बक्सर जिला है, वहाँ के एसपी हैं। और मेरा भाई लॉयर है, और साथ साथ वो अपना प्राइवेट बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप में है। वो बिहार और झारखंड में रह के अपना काम करता है। तो हायर एजुकेशन के लिए आप कहाँ गए? मैंने 10वीं तक की पढ़ाई नेतरहाट में गुरुकुल प्रणाली से की। उसके बाद पटना में एक साइंस कॉलेज, बहुत ही नामचीन महाविद्यालय है, वहाँ से मैंने 12वीं की। 12वीं के बाद फिर मैं IIT कानपुर में चला गया। वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और बीटेक करने के बाद फिर मैं अलग तरह की नौकरियों में लग गया। अब राजस्थान के अंदर क्या IPS है, जब आप गांव जाते हैं, बिहार जाते हैं, तब पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है? बिल्कुल, अपनी मिट्टी है, अपनी मिट्टी से जुड़ाव तो हर आदमी का ही होता है। तो हमारी मिट्टी से हमारा बहुत जुड़ाव है, बेहद लगाव है। साल में 1-2 बार मैं ज़रूर जाता हूँ। मेरे माता पिता भी ज़्यादातर समय वहीं रहते हैं, तो इसलिए भी वहाँ जाना होता है। मेरे बचपन के सारे दोस्त वहीं की मिट्टी में पला बढ़ा, जो संस्कार पाए वहीं से पाए। पुराने हमारे गुरुजन भी हैं वहाँ पे, हमारे दोस्त हैं। दोस्तों के साथ तो ऐसा लगाव है कि जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, साल में कम से कम 2 बार सब परिवार, मेरे 5-6 दोस्त मेरे घर आते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, इनमें से किसी 2 बार हम लोग साथ ही मनाते हैं। और साल में कम से कम 1 बार हम सभी 5-6 दोस्त एक साथ भारत में कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाते हैं। तो बचपन का जो लगाव है, वो सिलसिला आज तक कायम है और ताउम्र कायम रहेगा। उन दोस्तों का कोई किस्सा जो आपको याद हो बचपन में? कोई बहुत सारी कहानियाँ हैं जी। पढ़ाई में भी हम एक दूसरे से कम्पीट करते थे, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, बट बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी, और हमेशा कोशिश ये रहती थी कि एक दूसरे से आगे निकले, बट कोई गला काट प्रतियोगिता नहीं थी। हमेशा ये सोचते थे कि इससे बेहतर करके आगे निकला जाए। परंतु जो भी अंतिम रिजल्ट आया करता था, जो भी आगे आया, उसका पूरा सम्मान होता था, और माना जाता था कि इस बार उसने बाजी मारी, अगली बार के लिए हम प्रेरणा लेते थे कि फिर आगे करना है। उसी तरीके से शैतानियाँ भी खूब की हमने, तरह तरह की कहानियाँ हैं, तरह तरह की शैतानियाँ हैं। जिस तरीके से एक आम आदमी का बचपन होता है, उसी तरीके से एक आम आदमी की तरह हमारा भी बचपन गुजरा। बट हम लोग एक विशेष ध्यान यहाँ देते हैं कि उन यादों को संजो कर रखा जाए,
और उन यादों को पुनः जिया जाए। तो उन चीज़ों को जब भी हम लोग साथ बैठते हैं, याद करते हैं, ठहाके लगाते हैं, एक दूसरे की मूर्खता पर हंसते हैं, बड़बोली की बातें भी कर लेते हैं, बचपन फिर से जिंदा कर लेते हैं, बचपन फिर से जीते हैं। बंक मारा सर स्कूल में? खूब किया हमने, खूब तरह की शैतानियाँ की, बंक भी मारे, शिक्षकों को भी परेशान किया, सहपाठियों को भी परेशान किया, परंतु कभी भी एक सीमा पार नहीं की। हर कुछ इस तरीके से रहा कि सामने वाले को इतना बुरा न लगे कि उसको सच्चाई बता के फिर से उसके चेहरे पे मुस्कान न लाई जा सके। छोटी छोटी शरारतें करते थे, सामने वाला गुस्सा हुआ तो उसको असली चीज़ बता दी गई, फिर सब मिलके हंसते थे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते थे, और बड़ा सजीव बचपन रहा हम लोग। शरारतों को लेकर पिता से कभी मार खाई सर आपने? नहीं, मैंने अपनी शरारतों को लेकर कभी पिता से मार नहीं खाई। बचपन से मैंने यह सोचा था कि मेरी किसी भी हरकत से मेरे पिता के चेहरे पे उदासी नहीं आनी चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को जिया अपने जीवन में, कभी भी वैसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े या क्रुद्ध होकर कोई प्रतिक्रिया करनी पड़े। माँ से ज़रूर मार खाई, बट वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार खाई कि ये खाना नहीं खाएंगे या कोई चीज़ कहीं तक छिपा दिया, वो किया, छोटी छोटी शर्तों के लिए मार खाई। हमारे किसी परीक्षा फल से या मेरे खिलाफ किसी शिकायत से यदि पिता का चेहरा उदास हुआ तो फिर हमने यह कोशिश की, और ज़्यादातर ऐसी कोशिशों में सफल हुए कि फिर से वो हरकत या गलती न दोहराई जाए। सर आपने कोविड पे एक मार्मिक कविता लिखी है। जी, विगत कुछ वर्षों से मेरे अंदर एक साहित्यकार सा जुम्बिश लेता रहता है। जी। मैं काफ़ी कुछ लिखता हूँ, कविताएं, लेख, कहानियाँ, अध्यात्म पर कई सारी चीज़ें, बट मैं जो भी लिखता हूँ वो स्वांतः सुखाए रखता हूँ। लिख के किसी, अगर इसको लाइट वे में कहें तो किसी पुरानी प्रेमिका की याद की तरह इसको अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया जाता है। तो लिखता मैं बहुत हूँ। वो बाई चांस था कि कोविड की कविता मेरी अखबारों में आ गई किसी पत्रकार मित्र की बदौलत, परंतु मैं अपनी लिखी चीज़ें अपने तक ही रखता हूँ। कभी कोई महफिल जमती है यार दोस्तों की तो थोड़ा बहुत सुना देते हैं, बट लिखने का शौक़ है मुझे और मैं लिखता रहता हूँ। किन्हें ज़्यादा पढ़ा है सर आपने? कौन से लेखक से आप प्रेरित हैं? ये अच्छा सवाल है आपका। मैं, कुछ है ऐसे लेखक, ऐसे साहित्यकार जो मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। गद्य में अगर कहूँ तो महादेवी वर्मा और शिवानी, और कुछ हद तक गुलशन नंदा जी। इनका मेरे व्यक्तित्व पे भी, मेरे सोचने के तौर तरीक़ों पर और मेरी लेखनी पर बहुत प्रभाव है। जहाँ तक गद्य विधा की बात है, पद्य में मैं रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार जैसे नामचीन साहित्यकारों से काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। आप IIT कानपुर से बीटेक है सर? जी। आपने कुछ सरकारी सेवाएं भी की है पुलिस में आने से पहले? पुलिस में ये मेरी 5वीं नौकरी है सर। इसके पहले मैंने 4 अलग जॉब्स किए हैं। मैंने अपना करियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में शुरू किया। कुछ दिन काम करने के बाद फिर मैं IIT कानपुर में रिसर्च इंजीनियर हो गया था। फिर मैंने भारतीय रेल सेवा में काम किया, फिर भारतीय राजस्व सेवा में रहा, और भारतीय पुलिस सेवा में भी पहले 2-2.5 साल मैंने नागालैंड में सेवा दी, उसके बाद राजस्थान। क्या कसक थी दिल में सर? मेरे मेरे परिवार में 50 से भी ज़्यादा लोग पुलिस में विभिन्न पदों पर हैं। बचपन से मैंने उनको देखा। मैं बिहार राज्य से हूँ जहाँ अपराध ज़्यादा है, जहाँ पुलिस के काम करने का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, जहाँ अपराध से निपटने में पुलिस लगी होती है। तो मैंने अपने परिवार के लोगों को यह काम करते देखा। जो चीज़ें मुझे बचपन से उद्वेलित करती रही, वो किसी भी असहाय की आंख में आंसू मुझे बहुत उद्वेलित करता रहा, और किसी भी असामाजिक तत्व के चेहरे पे अभिमान, यह मुझे हमेशा परेशान करता रहा। तो बचपन से खाकी के लिए मेरे मन में एक, मैं कहूँगा महत्वाकांक्षा भी नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा कि एक अंतिम अरमान सा था मेरा कि मैं खाकी पहनूं, और परिवार की पृष्ठभूमि भी थी।
मैं बचपन से ही नेतृत्व के गुण मुझ में रहे। मैं जब भी पढ़ा, स्कूल से लेके आईपीएस ट्रेनिंग तक, जब भी किसी भी चीज़ में कोई गतिविधि होती थी, कोई भी ग्रुप बनता था, तो मुझे उसका नायक बनाया जाता था। तो यह गुण मुझ में था। इसीलिए मैंने अपने इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड को, पृष्ठभूमि को छोड़ते हुए, कई सारी नौकरियों को छोड़ते हुए पुलिस सेवा चुनी। और मुझे आज भी इस चीज़ का बहुत ही गर्व है कि मैं जहाँ जाना चाहता था, जहाँ आना चाहता था, मैं वहाँ पहुँचा। इसी पर मैंने अपनी एक छोटी सी कविता लिखी थी। नहीं, कविता तो बहुत बड़ी सी है, बट उसकी 2 पंक्तियाँ मैं आपको अभी सुनाऊंगा। दुश्मन पे कहर बनकर बरपूं, जब तक दम में दम बाकी हो, हर बार जन्म भारत भू पर, हर बार बदन पर खाकी हो। क्या बात है। तो इसी जज्बे को मैंने जिया है। और आज भी मैं बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़े गर्व के साथ ये कहता हूँ कि मैं अपने पसंद की नौकरी में आया। मैंने अपने चरित्र के साथ, मैंने अपने व्यक्तित्व के साथ न्याय किया। और जब भी मौका मिलता है, आज भी मैं न्याय करने की कोशिश करता चाहत खाकी की रही, यही वजह है सर? भाभी जी भी आईपीएस है? हूँ। नहीं, ये तो महज एक संयोग है कि हमारी धर्मपत्नी जी भी पुलिस सेवा में है। वो मैं जैसा चाहता था उससे बेहतर है, मैंने जैसा सोचा था उससे बहुत बेहतर है। सर, पहली मुलाकात कहाँ हुई? हमारी पहली मुलाकात नेशनल पुलिस एकेडमी में, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी में हैदराबाद में ही हुई थी। और बस एक ही मुलाकात हुई थी। उसके बाद परिवार स्तर पे बातें हुई, विवाह तय हो गया, विवाह हो गया। बट हमारी पहली मुलाकात शादी के पहले भारतीय पुलिस एकेडमी में हुई थी। संयोगवश हुई मुलाकात थी। परंतु बीच में हमारे कुछ मित्र थे जो चाहते थे कि हमारा विवाह हो जाए। तो उन लोगों ने अब हम दोनों के घरों पे संपर्क किया और बात बनती गई। है तो आप जानते हैं, जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं। तो ये संयोग तो बस ये इत्तेफाक होते हैं। उस दौरान का कोई किस्सा सर जो आपके जहन में आज भी हो, जिन्हें आप दोनों बैठकर हंसते हो, मुस्कुराते हो, वो याद करके? जब मैं पास आउट हो रहा था भारतीय पुलिस एकेडमी से, तो उस समय मैं अपने स्वभाव के अनुरूप ही मंच संचालन कर रहा था। हम लोगों ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था अपने बैच की तरफ से। मंच संचालित करते हुए मैंने एक बात कही थी कि शायद मेरे नसीब में भारतीय पुलिस सेवा में रहना नहीं है, तो हो सकता है मैं त्याग पत्र देकर वापस अपनी पुरानी सेवा में चला जाऊं। उस समय कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ उहापोह की स्थिति थी। तो मेरे ये कहने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। पूरे हॉल में लोगों ने कहा कि नहीं, आपको पुलिस सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। और बाद में कई लोगों ने मुझे संपर्क किया। तो मैडम से भी, हमारी धर्मपत्नी जी से भी हमारी इसी को लेकर मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप सेवा क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो हमने उनको ये बताया था कि हम सेवा इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके की स्थिति में हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी शादी हो गई? तो उनके चेहरे पे जो भाव था, उस भाव को लेकर आज भी हम लोग हंसते हैं कि तुमने ही मुझे पूछा था। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब है कि तुम मुझे प्रपोज कर रही थी। और उनका कहना है कि नहीं, मैं तो बस एक सामान्य भाव से पूछ रही थी कि आपकी शादी हो गई है कि नहीं है। तो और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आपके मन में ज़रूर चोट था, तभी आपने सवाल हमसे पूछा था। तो ये छोटी सी बात है, बट इस पर हम लोग खूब हंसते हैं। मैडम पंजाब से हैं, मैं बिहार से हूँ। तो ये एक बहुत ही असामान्य परिस्थिति थी जब बिहार के आदमी का पंजाब की लड़की से शादी हो, वो भी पारिवारिक स्तर पे रिश्ता तय हो और शादी हो। बट उसके बाद मेरा भाग्य पे विश्वास ज़्यादा बढ़ गया कि जिस परिवार में, जहाँ बिहार से बाहर जाने की नहीं सोचते थे, वहाँ जहाँ अंतर्जातीय विवाह भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे समाज में, वहाँ पंजाब में जाकर अंतर्जातीय विवाह मेरे माता पिता ने खुद तय करके हमारी शादी की। तो ये सब परमपिता परमेश्वर की लीला है। सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है, तो वैसा ही होता है। घर में सर लिट्टी चोखा बनता है या सरसों और मक्की की रोटी? हमारे सब कुछ बनता है, सब कुछ बनता है। लिट्टी चोखा भी बनता है और सरसों की साग मक्के की रोटी भी बनती है। बिहार की तरह अरहर चने की दाल भी बनती है, तो पंजाब की तरह मूंगल उड़द की दाल भी बनती है। बिहारियों की तरह हम दिन में चावल खाते हैं, तो पंजाबियों की तरह रात में चपाती खाते हैं। सर, शौक क्या क्या है सर आपके, जैसे खेल को लेकर या पेट्स मामले में? मेरे बड़े सीमित शौक हैं। सबसे बड़ा शौक है मेरा
लिखने का आजकल मैं पढ़ता हूँ और जितना पढ़ता हूँ उससे ज़्यादा लिख लेता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि जितना पढ़ा उससे ज़्यादा कैसे लिखते हैं, बट मैं लिखता हूँ। और फेसबुक के माध्यम से शुभेच्छुओं के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ जुड़े रहना, वार्ता करना, ये मेरा शौक़ है। मैं वो खूब करता हूँ जहाँ तक संभव हो सके, जब भी समय मिले। व्यायाम करना, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये मेरा शौक़ है। तो मौका लगता है तो मैं 100 किलोमीटर साइकिल चला लेता हूँ। कई हाफ मैराथन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो वो एक मेरा शौक़ है। और मित्रों के साथ बैठना, तरह तरह की व्यर्थ की बातों पे विवाद करना, विवाद मतलब डिबेट करना, एक दूसरे पे हंसना, बचपन की चीज़ें याद करना और मस्ती करना, खूब मस्ती करना, ये मेरा शौक़ है। एक और जो मेरा शौक़ है वो ये है कि कोई भी आदमी जो परेशान हो, जो विवश महसूस कर रहा हो, जो जीवन से असंतुष्ट सा हो, जिसको ये लगता हो कि उसके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, चाहे करियर को लेके, परिवार को लेके, व्यक्तिगत जीवन को लेके, बीमारियों की वजह से, तो मुझे काउंसलिंग का शौक़ है। जब भी मौका मिलता है मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऐसे संस्थानों में जाता हूँ और मोटिवेशनल टॉक्स तो नहीं कहूँगा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं मोटिवेशनल टॉक दे सकूँ, बट सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ के उसकी समस्या जानना, उसकी समस्या का मनोवैज्ञानिक तौर पे विश्लेषण करना, राह सुझाना, सहयोग करना, उसके साथ खड़े होना और फिर मॉनिटर करना कि वो आदमी बेहतरी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यह काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर करता हूँ इसको। इस तरह के कई विभिन्न संस्थानों से भी जुड़ा हुआ हूँ। जब भी वो बुलाते हैं इस तरह के परामर्श सत्रों के लिए या किसी उद्बोधन के लिए, मैं ज़रूर जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में भी अगर 1% का भी सुधार मेरे समझाने की वजह से, मेरे उद्बोधन की वजह से हो सके, तो मैं समाज के प्रति, देश के प्रति अपने ऋण का कुछ न कुछ ऋण को कुछ चुका पाऊँगा। तो मैं इस चीज़ की ओर पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था सर, आप एकांत में घूमने चले जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं पढ़ता कम हूँ, लिखता ज़्यादा हूँ। तो इस संबंध में कबीर ने कहा है कि मैं उस चीज़ का अनुसरण करता हूँ कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अखन की देखी। यानी पढ़ के ही लिखना नहीं होता। कई चीज़ें जो जीवन में आपके आसपास घट रही होती हैं, आप उस पर मंथन करते हो, आत्ममंथन करते हो, उनसे सीखते हो और उनको आत्मसात करते हो। तो इसलिए मैं जब भी एकांत में जाता हूँ, या मुझे बहुत शौक़ है कि छुट्टियों में मैं एक कमरे में बंद होता हूँ। 3 दिन की छुट्टी है तो मैं 3 दिन एक कमरे में रह लेता हूँ, बट मैं सोता नहीं होता। मेरे मन में जितने इस तरह के सवाल होते हैं, दुविधा होती है, असमंजस वाली परिस्थितियाँ होती हैं, मैं उन पर लगातार विचार करता रहता हूँ। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या समाधान होगा, और चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं जो लिखता भी हूँ या मैं जो जिस तरह का उद्बोधन देता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे अंतरतम से जगी होती हैं। तो इसलिए मुझे एकांत की ज़रूरत पड़ती है और मैं एकांत खोजता नहीं। एकांत जब मिलता है, अनायास ही मिलता है, तो मैं उसका इस तरीके से उपभोग कर लेता हूँ। आप कई जिलों में एक्सपीरियंस है, कई उपलब्धियाँ आपके नाम हैं। अवैध खनन का मामला हो अलवर में, शराब माफियाओं पर रोकथाम का मामला हो, या चित्तौड़ में अफीम की रिकॉर्ड खेप आपने पकड़ी। सबसे पहले तो मैं इनको उपलब्धियां नहीं मानता। यदि समाज में कहीं अपराध है, समाज कंटक वर्चस्व में की स्थिति में है, तो उनको उखाड़ फेंकना कोई उपलब्धि नहीं है। यह तो समाज का काम है, इसको मैं चुनौती जरूर मानता हूँ, बट उपलब्धि नहीं मानता। और यदि उपलब्धि माना भी जाए तो यह मुझ अकेले की उपलब्धि नहीं है। मेरे साथ हज़ारों हज़ार की संख्या में पुलिस के जवान काम करते रहे, दसियों की संख्या में पुलिस अधिकारी रहे, 50 पुलिस अधिकारी रहे। यह सारा क्रेडिट या सारा श्रेय, यदि आप उसको उपलब्धि कहते हैं, तो उन पुलिसकर्मियों को जाता है। आपको सर्विस में कई बार तबादलों का सामना करना पड़ा। तबादले ठीक है, तबादले तो होते हैं, होने भी चाहिए।
अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के आपके साथ नाम ज़्यादा दर्ज है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चुनौतियों का सामना करने का मौका मिले तो उससे बेहतर क्या है। यदि तबादले हुए तो मुझे अलग अलग जगह पे जाके काम करने का मौका मिला, लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तो ये कभी मेरे कार्य करने के रास्ते में बाधा के रूप में नहीं आए ये तबादले। इन्होंने हमेशा मुझे नई चुनौतियाँ दी, नए सहयोगी दिए, नए शुभेच्छु दिए, तो मुझे तो अच्छा लगा। अजमेर एसपी रहते हुए सर आपके नाम का डंका बजा, आपको सिंघम कहा जाने लगा। कभी आप साइकिल लेके किसी पुलिस स्टेशन पर चले जाते, कभी रात को सावर पहुंच जाते, कभी पुष्कर चले जाते। ये इससे एक अपराधियों में भय का वातावरण बन गया था। एसपी साहब कभी भी आ सकता है। कुछ हद तक जो आप कह रहे हैं सही है कि मैं इस तरह के काम करता था। वो काम मैं इसलिए करता हूँ कि हमारा जो पुलिसकर्मी दिन में फाइलों से जूझता रहता है और रात में फिर गश्त लगाता होता है, तो एक अधिकारी के रूप में यदि मैं आराम से अपने बंगले में सोया रहूं तो मैं अपने उस पुलिसकर्मी के लिए जो दिन भर कोर्ट के चक्कर लगाता है या फाइलों को लेकर अनुसंधान करता होता है और फिर शाम में पुलिस की गाड़ी में बैठ के रात भर गश्त करता हो, तो उसके लिए मैं प्रेरणा का स्रोत कैसे बनूंगा। वो कैसे मानेगा कि मैं उसका अधिकारी हूँ यदि मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूँ। मैंने हमेशा प्रयास किया कि जितना वो काम करते हैं उससे एक कदम आगे बढ़ के मेहनत की जाए, उसके सामने एक ऐसा उदाहरण रखा जाए कि उसको लगे कि जो मेरा नायक है, जो मेरा लीडर है, वो इसलिए मेरा लीडर है कि वो मेरे जैसे ही काम कर सकता है, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है और मेरे साथ खड़ा हो सकता है, मेरा सहयोग कर सकता है। ऑपरेशन मदमस्त, ऑपरेशन सवार, ऑपरेशन मजनू, उनसे एक अपराधियों को लगाम लगाई जा सकी थी सर। देखिए, अपराध के मेरा मानना है कि दो तरीके से अपराध पे प्रहार करना होता है। एक तो अपराध की जड़ पे प्रहार करना होता है और दूसरा प्रतीकात्मक प्रहार होता है। मैंने मिशन मदमस्त चलाया। आप देखेंगे कि दारू के ठेकों के आसपास खूब भीड़ होती है शाम में। कुछ लोग मौका लगे अगर पुलिस कमज़ोर हो तो वहीं बैठ के पीते हैं। अगर आप उनका सोशल एनालिसिस करें तो ज़्यादातर वैसे गरीब तबके से होते हैं जो अपने दिहाड़ी के पैसे से शराब पी रहे हैं। उस पैसे को यदि वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाते, अपने घर के कल्याण पे लगाते, तो शायद अगली पीढ़ी बेहतर होती, बेहतर सुरक्षित होती। पर वो शराब पिएंगे। उनसे अगर आप बात करो तो उनके पास जस्टिफिकेशन भी होगा कि साहब दिन भर पी के थक गए, इतना गम है, इस गम को कैसे जिया जाए। तो खुशी में भी शराब, गम में भी शराब, अकेलेपन में भी शराब, साथ बैठे तो भी शराब, तो हर चीज़ का निदान शराब में खोज रहे हैं, जबकि उसका निदान उनकी आत्मा में है। परेशानियों को समझे, उसके सुझाव की कोशिश करें तो हो जाए। तो अब मैंने मिशन मदमस्त चलाया कि जो भी इस तरह के लोग शराब पी के सड़क पे मत वाले घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं या ठेके के आसपास पी रहे हैं, इन पर टूट पड़ो। अब उसका परिणाम ये हुआ कि उनको यह समझ में आया कि कम से कम ठेके पे बैठ के नहीं पीना, शराब की दुकान पे जाना तो सावधान रहना है। महिलाओं ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया कि अब हमारे पति समय पे घर आते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, दिन भर की कमाई का कुछ पैसा भी देते हैं। उसी तरीके से मिशन सवार, अगर आप आज देखो तो सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या राजस्थान में शायद सबसे ज़्यादा होगी और उसमें भी युवा वर्ग मरता है। अब सोचिए उस माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। इन्होंने 25-30 साल तक बच्चे को अपनी पलकों पे बिठा के अपना पेट काट के पाल पाल के बढ़ाया हो और अचानक एक दिन उसकी एक छोटी सी लापरवाही, छोटा सा गुनाह भी नहीं कहूँगा, एक छोटा सा लापरवाही, अनुशासनहीनता है और वो दिया बुझ जाता है। एक दिया नहीं बुझता, उसके साथ न जाने कितनी आशाओं के, उम्मीदों के दिए भी बुझ जाते हैं। तो अब इन चीज़ों पर अगर काम नहीं किया जाए, अब अगर मोटरसाइकिल पर 3 युवा बैठ के जा रहे हैं उस पर आक्रमण किया जाए, यदि ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उस पर आक्रमण किया जाए, यदि पी के गाड़ी चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, गलत साइड से जा रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के जा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी समय आपके जीवन को अपराध की ओर प्रवृत्त कर सकती हैं या जीवन का दिया बुझा सकती हैं। तो इन पर प्रतीकात्मक प्रहार करके समाज में यह संदेश देना कि अपराध की जड़ पर प्रहार करने के लिए आपका समर्थन चाहिए और हम सब मिलकर जब प्रहार करेंगे तभी अपराध और अपराधी के पैर उखड़ेंगे। तो इसके लिए सारे काम किए गए और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ मुझे इन चीज़ों में काफ़ी समर्थन मिला, जन सहयोग मिला। अपराधियों की आंखों में हमने डर देखा और अपराध को कम होते, अपराधियों के पैर उखड़ते
अपराधियों को जिले से पलायन करते हमने अपनी आंखों के सामने देखा, लोगों ने देखा। तो इस सफलता का मुझे अभी भी फख्र है। पुलिस को आपने आर्मी से ट्रेनिंग दिलवाई, कोबरा फोर्स के बारे में बताइए सर। कोबरा टीम, कोबरा एक फुल फॉर्म हुआ करता था, क्रिटिकल ऑपरेशंस बैकअप एंड रैपिड एक्शन टीम, जो पुलिस मुख्यालय के किसी समय जारी निर्देशों के अनुरूप ही टीम बनाई गई थी। उसका नाम अब QRT, हर जिले में QRT के नाम से, क्विक रिस्पांस टीम के नाम से चलती है। तो यह टीम, यह एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मेरी अपनी अवधारणा थी एक विशेष टीम, स्ट्राइक टीम बनाने के लिए पुलिस की, जो किसी भी आपात परिस्थिति में, किसी भी बड़े ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए, किसी भी कानून व्यवस्था की परिस्थिति को से बेहतर तरीके से निपट सकने के लिए और लोगों में सुरक्षा का संदेश दे सकने के लिए एक एलिट टीम बनाई गई थी मेरे द्वारा। कई जिलों में बनाई गई, जो बहुत सफल हुई। आज भी अब तो पूरे राज्य में इसको रेप्लिकेट कर दिया गया है, पूरे राज्य में टीमें चलती हैं। तो इस टीम को मजबूत बनाने के लिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए, जुझारू क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने इनका प्रशिक्षण जब भी संभव हो सका तो नज़दीकी आर्मी के ट्रेनिंग बेस से या CPO CRPF के बेस से के साथ कुछ दिन का अटैचमेंट करा के, ताकि उनकी जो गहन प्रशिक्षण की क्षमता है उसका दोहन करके हम अपने लोगों में कुछ गुण इस तरह के डेवलप करा सकें। तो यह कराया और यह प्रयोग बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ। कई अवार्ड आपको मिले हैं। अवार्ड तो देखो क्या होता है कि जब आप लंबे सफ़र पर निकलते हो तो रास्ते में मील के पत्थर आते रहते हैं, तो हर मील का पत्थर ये बताता है कि भी आगे और जाना है। तो ये सारे मील के पत्थर हैं। मैं इसका ज़्यादा बखान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यह मिले भले ही मुझे हो, परंतु यह मेरे अकेले की उपलब्धि नहीं है। यह सब उन अनसंग हीरोज़ का कारनामा है जिन्होंने हमारे साथ मिलके अपने दम पर इन उपलब्धियों को अर्जित किया। यह संयोग कहूँगा या थोड़ा सा सहयोग कहूँगा मैं मेरा अपना, कि मैं उस समय उनका लीडर था, मैं उस समय उनका कमांडर था। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पुलिसकर्मियों का सहयोग है, जनता का समर्थन है, आप जैसे बुद्धिजीवियों की प्रेरणा है और बहुत सारे शुभेच्छुओं का स्नेह है। मंजिल अभी बहुत दूर है पर कदम थके नहीं है, सफ़र लगातार जारी है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। जब तक समाज से अपराध को निर्मूल नहीं कर दिया जाए, हर एक अपराधी के आंखों में खौफ, होठों पे मायूसी और चेहरे पर बेबसी जब तक नहीं दिखे, तब तक हम लोगों का काम ख़त्म नहीं होता। हर असहाय की आंख में जब तक संतोष, चेहरे पे मुस्कान और होठों पे इत्मीनान नहीं दिखे, तब तक हम पुलिसकर्मियों का काम ख़त्म नहीं होता। तो ये मील के पत्थर आते रहेंगे, निगाह हमेशा मंजिल पर है। सबके सहयोग से हम लोग, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मंजिल को हासिल करेंगे। CLG सदस्य की जो मीटिंग होती थी जी, आप जब अजमेर SP थे, उस दौरान आप कहा करते थे अपराधी एक बार सेवा का मौका दें। हाँ, वो हमेशा हर पुलिसकर्मी को कहना चाहिए। हम लोग सेवा में हैं, जनता की सेवा में हैं, अपराधी भी जनता का पार्ट है। सेवा के हर प्रकार हमारे पास उपलब्ध हैं, हर तरह की सेवा हम लोग करते हैं। तो जब भी इच्छा हो तो सेवा का अवसर दें, और हम ऐसी सेवा करेंगे कि फिर दोबारा सेवा का अवसर आप देना नहीं चाहेंगे, और कोशिश यह करेंगे कि सेवा की नौबत ही ना आए। सर, आपकी पूरी सर्विस काल के अंदर ऐसी कोई घटना हुई हो जो आपको विचलित करती हो? ऐसी एक घटना मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी मैं किसी अपराध पीड़ित से मिला तो उसकी आंखों में आंसू, चेहरे पे मायूसी, होठों पे जमी पपड़ी मुझे बहुत उद्वेलित करती रही कि आखिर हम इतना वेतन लेते हैं, सरकार से इतने संसाधन लेते हैं, कानून का पूरा बल मेरे पास है, फिर भी यदि इस असहाय, इस बेबस, इस पीड़ित की आंखों में आंसू हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमने अपने काम में कहीं ना कहीं कोताही जरूर रखी है कि आज इस आदमी की आंखों में आंसू है। बड़े बड़े गैंगस्टर देखे हमने देखा, बड़े आराम से बैठे हैं, चेहरे पे इत्मीनान है, आंखों में निश्चिंतता है, होठों पे दर्प है, पुलिस की कस्टडी में है, फिर भी ये हाल है। तो हमेशा इस तरह के चेहरे जब भी हमने देखे तो मेरा जो जज्बा था वो हमेशा द्विगुणित हुआ कि इन अपराधियों की आंखों में खौफ पैदा करना है, इस पीड़ित की आंखों में एक विश्वास
और पुलिस कार्रवाई के बाद इसके चेहरे पे एक संतोष पैदा करना है। बेबस की आंखों के आंसुओं में जो जोर है वो स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला सकता है। तो हमारे चलते यदि किसी बेबस की आंखों में आंसू है या हम उन आँख के आंसुओं को पोंछ नहीं पा रहे तो ये एसिड है वो आंसू, फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह सोच के हम लोगों ने काम किया और एक रुमाल की तरह काम किया पुलिस ने। यह रुमाल हमेशा आंसू पोंछेगा और उसी रुमाल से फिर हाथ पीछे बांधे जाएंगे अपराधियों के। तो इस तरीके से काम किया, बहुत सफलता मिली। जितना किया नहीं उससे ज़्यादा यश पाया। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब शुभेच्छुओं का, जनता का, हमारे पुलिस फोर्स का, कि जितना मैंने किया उससे ज़्यादा नाम दिया, उससे ज़्यादा मान दिया, उससे ज़्यादा सम्मान दिया, उससे ज़्यादा स्नेह दिया। तो ज़्यादा दिया तो अब मेरे मन में भी यह चीज़ है कि जब ज़्यादा दिया है तो लौटाने की भी बारी है, तो और बेहतर करके इसको लौटाया जाए। प्रयास हमेशा यही करते हो। सिंघम के पीछे का जो चेहरा है वो भावुक व्यक्तित्व का है। मेरा ये मानना है कि अगर आदमी भावुक ना हो तो प्रेरणा किस चीज़ से ले? प्रेरणा तो हमेशा भावों से मिलती है। प्रेरणा कभी व्यक्ति से नहीं मिलती है, प्रेरणा कभी घटना से नहीं मिलती है। प्रेरणा हमेशा भाव से मिलती है। जब कुछ देखकर आपके मन में भाव झंकृत होते हैं, उद्वेलित होते हैं, परेशान होते हैं, असमंजस होता है, तो वो भाव ही आपको या तो प्रेरित करते हैं या आपको कदम पीछे हटाने को बाध्य करते हैं। तो यदि व्यक्ति भावुक ना हो तो जीवन में कुछ अलग हट के नहीं कर सकता। तो मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि जब भी कोई परिस्थिति आए तो दिमाग और दिल दोनों का सम्मिश्रण यूज़ करना चाहिए। दिल की छलनी में उसको छानिए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। दिल कहे कि इधर बढ़ना है तो उधर बढ़ना है। फिर दिमाग के पास ले जाइए, दिमाग की छलनी में देखिए कि जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो कानून सम्मत है कि नहीं है, नीति सम्मत है कि नहीं है, न्याय सम्मत है कि नहीं है, और यदि है तो इस सम्मिश्रण से आगे बढ़ जाइए। तो भाव नहीं होगा तो प्रभाव कैसे होगा? तो इसलिए भावुक तो होना चाहिए हर इंसान। आखिरी सवाल जी, आप पंजाब जाते हैं तो भांगड़ा करते हैं? हम भांगड़ा करने के लिए पंजाब जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। हमारे परिवार में ऐसा है कि हमने एक 6 फीट का डोरमेट घर के मेन गेट पे लगा रखा है। तो जब ऑफिस से घर जाते हैं तो जोर से पैर अपना घासते हैं उस डोरमेट पे, और ऑफिस की सारी परेशानियाँ, सारे टास्क वहाँ छोड़ देते हैं। अंदर जाते हैं तो फिर हर समय भांगड़ा के मूड में होते हैं। खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं हम लोग परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ। हमारे घर में तो सिर्फ मस्ती खुशी का माहौल होता है। उस डोरमेट पर ही हम सारी परेशानियाँ छोड़ के अंदर घुसते हैं। तो हर दिन ही भांगड़ा। कोई ऐसा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाते हैं सर? गाना तो नहीं, मेरी एक लिखित 2 पंक्तियाँ हैं जिनको मैं अक्सर बोलता हूँ जी। क्योंकि हर आदमी के जीवन में परेशानियाँ आती हैं। कुछ लोग उन परेशानियों से पीछे हट जाते हैं, कुछ उन परेशानियों को चुनौती समझ के उसको उपलब्धि बनाने में लग जाते हैं। तो मैं हमेशा ये 2 लाइन अपने अंदर भी कहता हूँ और सबको कहता हूँ कि बादलों के छाने से सिर्फ अंधेरा होता है, क्षितिज पे सूरज के डूबने से रात होती है। बादलों के छाने से सिर्फ अंधेरा होता है, क्षितिज पे सूरज के डूबने से रात होती है। और बारिश के डर से दुबकते हैं तोता मैना, बारिश के डर से दुबकते हैं तोता मैना, बाज की बादलों के ऊपर सूरज से बात होती है। क्या बात। तो वही परिस्थिति है, वही समस्याएं हैं, सबके जीवन में है। दृष्टिकोण कैसा रखेंगे उस हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। जब आप कविता लिखते हैं, कविता लिखने के बाद सबसे पहले किन्हें सुनाते हैं जो जांच ले उसको? हर घर में होता है, सबसे बड़ी आलोचक धर्मपत्नी होती है। तो आप चाहे जो लिखो, जो कहीं बोलो, उनको सुनाओ, और मुंह से मत सुनो। मुंह पे तो हमेशा ये रहेगा कि ऐसे बकवास है, फालतू है। उनके चेहरे पे लाली आ रही है, गुलाबी आ रहा है, या चेहरा सुर्ख हो रहा है, या चेहरा सपाट है, इससे पता चल जाता है कि जो लिखा है उसमें कम है, ज़्यादा है, कैसे है। मुँह से तो हमेशा ही कहेंगे कि अरे क्या बकवास है, बेकार फालतू बात है। कई चीज़ें मैं अपनी धर्मपत्नी को समर्पित करते हुए भी लिखता हूँ। मेरी कविता का मूल्यांकन, हर मेरे लेख का मूल्यांकन मेरी धर्मपत्नी के चेहरे पे क्या भाव आते हैं उनसे ही मैं करता हूँ। तो सबसे पहले मैं उनकी सेवा में समर्पित करता हूँ। उनकी वाणी पर ध्यान नहीं देता। मुस्कान आ रही है, चमक आ रही है, गाल गुलाबी हो रहे हैं, कान सुर्ख हो रहे हैं, पता चल जाता है मुझे कि रचना अच्छी है या अभी और कुछ और करने के।
परंतु अगर मेरी धर्मपत्नी खुश है उस कविता को सुन के तो मेरे लिखने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो वैसे ही लिखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you टाइम so दिया। much। फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू।